तो आज एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण टॉपिक जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है उसका अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, राइट। और जब हम इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, खास करके आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के अंतर्गत हम लोग क्या क्या इस टॉपिक के अंतर्गत देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, राइट, ये संकल्पना क्या है। और जैसा कि आमतौर पर विद्यार्थी जानते हैं कि इस संकल्पना का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने जब इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया तो इनकी संकल्पना क्या है, दादा भाई नौरोजी की संकल्पना इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के संदर्भ में क्या है। और फिर हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि कई राष्ट्रवादी इतिहासकार और नेता इसका समर्थन भी करते हैं। इवन की मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त, उन्होंने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो संकल्पना है उस संकल्पना का समर्थन किया। तो एक तो हमें इस पूरे संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे, और जब हम इस संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे तो उसके अंतर्गत फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है इसका निकास मार्ग क्या है, ये कैसे होता है। और साथ ही साथ इस टॉपिक के अंतर्गत हम इसकी सीमाओं को भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी सीमाएं क्या है, सीमाओं को देखेंगे और फिर हम इस टॉपिक के संदर्भ में निष्कर्ष को समझने का प्रयास करेंगे। तो जब कभी ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को समझने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि जब आप मॉडर्न इंडिया के इतिहास को पढ़ते हैं तो यह टॉपिक के प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इन सारे जो एस्पेक्ट है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हो या चाहे वह मुख्य परीक्षा के संदर्भ में हो, इन सारे एस्पेक्ट को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर समझने का प्रयास करेंगे कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी ने। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार और बाद में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत पूरी ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत भारतीय धन और भारतीय पूंजी का भारत से ब्रिटेन की ओर ट्रांसफर हो रहा, और भारत से ब्रिटेन की ओर जो ट्रांसफर हो रहा, इस पूंजी के ट्रांसफर के कारण भारत में निरंतर गरीबी एवं अविकास की स्थिति बनी हुई थी, राइट। तो पहला इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इज ए ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंतर्गत भारतीय राजकोष का ट्रांसफर हो रहा इंडिया से ब्रिटेन की ओर, और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये जो ट्रांसफर हो रहा ये विशुद्ध पूंजी है, प्योर कैपिटल है। और ये जो ट्रांसफर हो रहा कैपिटल, अगर यह कैपिटल
भारत से ट्रांसफर ब्रिटेन की ओर हो रहा, तो इसके कारण क्या हो रहा कि भारत में विकास के लिए जो पूंजी की जरूरत है उसका अभाव हो जाता है और भारत निरंतर गरीबी एवं अविकास की समस्या से ग्रसित रहा। यानी भारत के गरीबी एवं अविकास की समस्या का मुख्य कारण जो था ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था। राइट, तो कॉन्सेप्ट के रूप में आपको एक तो ये समझना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ है क्या। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी है, इस थ्योरी का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी 1867 में, जिसके अंतर्गत उन्होंने इंग्लैंड डेट टू इंडिया, राइट, इस आर्टिकल के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया कि भारत से धन या पूंजी का ब्रिटेन की ओर ट्रांसफर हो रहा, निरंतर प्रवाह हो रहा। राइट, तो अगर आप पीटी की तैयारी करते हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इस आर्टिकल में, ये बुक नहीं है ये आर्टिकल है, और इसमें इस कॉन्सेप्ट को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित करने का प्रयास किया। बाद में दादा भाई नौरोजी ने 1901 ईस्वी में 1901 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट, इस बुक में, ये बुक है और ऊपर वाला आर्टिकल है, इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो ये पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को इसके माध्यम से या इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक होते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आपको रिमेंबर रखने की आवश्यकता है। हालांकि मेंस में भी हम लिखने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। तीसरा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं भारत के, आरसी दत्त। राइट, आरसी दत्त ने एक पुस्तक लिखी 1902। राइट, इसमें उन्होंने पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 2 वॉल्यूम में पुस्तक उन्होंने लिखी थी, ये भी बुक है। और इस इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में आरसी दत्त ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया और एक्सप्लेन किया है। बाद के दिनों में कुछ और इतिहासकार हैं और राष्ट्रवादी नेता हैं, जैसे आप पे जीबी जोशी, राइट, एमजी रानाडे और रजनी पामदत्त। राइट, रजनी पामदत्त जो है ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, इनके पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे। राइट, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है इंडिया टुडे। उस पुस्तक इंडिया टुडे में भी रजनी पामदत्त ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया, उस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि उपनिवेशवाद के जो तीनों चरण है, उस उपनिवेशवाद के तीनों चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज से निरंतर भारतीय धन एवं पूंजी का ब्रिटेन की ओर ट्रांसफर हुआ और उसके कारण भारत में गरीबी और अविकास की स्थिति बनी रही। तो एक तो आपको ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि
जब आप ये आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक साथ पीटी और मेंस आप दोनों तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट का इन लोगों ने समर्थन किया। इवन कि गांधी जी ने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट का समर्थन किया। इसके बाद आप जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, राइट, ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन का निष्कासन, तो धन का निष्कासन कैसे भारत से हो रहा, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कॉन्सेप्ट को समझें तो हम ये जानें कि ये जो धन का निष्कासन है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये किस प्रकार से हो रहा है, इसके मैकेनिज्म क्या है, इसके मार्ग क्या है, इसके रास्ते क्या रहे हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और जब हम इसके मार्ग और रास्ते को समझने का प्रयास करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये पूरे ब्रिटिश उपनिवेशवाद, राइट, जब उपनिवेशवाद हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण माने गए हैं। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो तीनों चरण है, इन तीनों चरण के अंतर्गत आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट चरण है व्यापारिक एकाधिकार, राइट। तो ये व्यापारिक एकाधिकार का जो चरण है, जो कि 1757 से 1813 तक है, इसमें किस प्रकार से भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट चरण जो है, जिसको हम कहते हैं मुक्त व्यापार का चरण, फ्री ट्रेड का चरण, और ये मुक्त व्यापार का चरण भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में ब्रिटिश सरकार ने 1813 से 1860 तक लागू रखा। और तीसरा जो चरण है, ये तीसरा चरण है वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का चरण। ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का जो चरण है, ये 1860 से 1947। तो ये 3 महत्वपूर्ण चरण को समझने का प्रयास करना है। लेकिन इसके पहले क्या था, इसको समझने से पहले आप अगर इस बात को समझ लें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, राइट। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ भी भारत से व्यापार कर रही थी, राइट। तो जो 1600 से 1757 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज से संबंधित थी और यहाँ पर वो भारत से व्यापार करती थी। और भारत से जो व्यापार करती थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्तुओं का क्रय करके ब्रिटेन या यूरोप में ले जाकर के बेचती थी। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय निर्मित वस्तुओं का क्रय करती थी 1600 से लेकर के 1757 के बीच, तो उसके एवज में वो वहाँ से बुलियन लाती थी, सोना चांदी लाती थी। और जब सोना चांदी लाती थी तो पे करती थी भारतीय जो दस्तकार हैं, जो भारतीय जो बुनकर हैं या भारतीय जो व्यापारी हैं, उनको पे करके और भारतीय विनिर्मित मालों का निर्यात करती थी। इस पीरियड में आप देखिएगा कि इस पीरियड में 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, राइट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो भारत के पक्ष में था। और दूसरा कि ब्रिटेन से भारत की ओर धन का प्रवाह था, भारत की ओर धन का प्रवाह, राइट। ये ब्रिटेन से भारत की ओर धन का प्रवाह हो रहा था। और इसी कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मुगल शासक हैं उन्होंने उनके छिटपुट जो गतिविधियां हैं या
देसी रियासतों के जो शासक हैं भारत के, बहुत सारे राजाओं ने छोटी मोटी टसल हुई, तो उस टसल के अंतर्गत उन राजाओं ने उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज किया। क्यों किया? क्योंकि उससे भारत को लाभ था, राइट। और भारत को लाभ था तो एक तरह से धन का प्रेषण भारत की ओर था, धन का प्रवाह भारत की ओर था, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज का विकास हो रहा था। क्योंकि अगर 1757 ईस्वी की बात करें तो इस समय तक विश्व व्यापार में भारत का जो अंश था वो लगभग 25% था, और हमारा विश्व व्यापार के निर्यात में बहुत बड़ा रोल था, और हम विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात कर रहे थे। इसलिए 1600 से लेकर 1757 के बीच का जो पीरियड है, यह पीरियड भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक था, और इस लाभ को पहुंचाने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका बहुत बड़ा रोल था, राइट। लेकिन क्या हुआ इस टाइम पीरियड में, है ना? तो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब यहां पर क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहां ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसने भारतीय व्यापार पर अपना ट्रेड मोनोपोली क्रिएट कर लिया। ये ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या यहां पर हो रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों के माध्यम से अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज से अलग कर दिया, एक पहला। दूसरा कि 1757 के प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, और 1764 के बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल के जो नवाब है मीर कासिम, उसको पराजित किया, अवध के शुजाउद्दौला को पराजित किया, और मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय, उनको भी पराजित करता है। तो एक तरह से 1764 का बक्सर का जो युद्ध है, एक तरह से वास्तविक युद्ध है, रियल वार हुआ, और इसमें भारत की जो सबसे मजबूत शक्तियां थी उन शक्तियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि, राइट, ये मुगल बादशाह के साथ की जाती है, और इस संधि के द्वारा मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। दीवानी प्रदान करने का क्या मतलब है? दीवानी प्रदान करने का मतलब ये था कि ये इन क्षेत्रों से राजस्व को वसूल सकते थे, लैंड रेवेन्यू को वसूल सकते थे। अब यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसके चरित्र में मौलिक बदलाव होता है, क्योंकि एक तरफ वो व्यापारिक कंपनी है तो दूसरी तरफ जो है वो सरकार का भागीदार बन जाती है, सरकार बन जाती है बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। बिहार, बंगाल और उड़ीसा उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। अब अपनी राजनीतिक सत्ता का उपयोग कर उसने एक तरफ यूरोपीय कंपनियों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो व्यापार थे उस व्यापार से अलग कर दिया, तो अपनी राजनीतिक सत्ता का उपयोग करके भारतीय व्यापारियों को भी उसने भारत के जो निर्यात व्यापार था उस निर्यात व्यापार से अलग कर दिया, राइट। तो अब भारतीय जो विनिर्मित माल है, उस भारतीय विनिर्मित माल का क्रय करने वाला केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही, राइट। अब 1757 से पहले वो क्या करती थी कि भारत के जो वस्तु हैं, निर्मित माल जो हैं, इसको क्रय करने के लिए ब्रिटेन से वो सोना और चांदी लाती थी। लेकिन अब उसे उसको लाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसने भारतीय राजस्व से जो आय प्राप्त किया, जो इनकम प्राप्त किया, उस राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग उसने भारतीय विनिर्मित मालों को क्रय करने में लगाया, उसका विनियोग किया,
और उसका विनियोग किया, तो रियल सेंस में ये देखा जाए तो भारत की वस्तुएं तो निर्यात हुई यहाँ से, राइट, ब्रिटेन की ओर अभी भी जा रही है और निर्मित माल जा रही है, लेकिन रियल सेंस में हमें अपने वस्तुओं के बदले में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो एक बहुत बड़ा ड्रेन ऑफ वेल्थ का ये मार्ग यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसको समझने की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि चूंकि उनके पास राजनीतिक सत्ता थी, उस राजनीतिक सत्ता का उपयोग कर उन्होंने भारत के बुनकरों को, भारत के दस्तकारों को अपने उत्पाद को कम से कम मूल्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने के लिए बाध्य किया। अब इसके कारण भी ड्रेन हो रहा, क्योंकि आपके लाभ के हिस्से का ड्रेन हो रहा। तीसरा कि 1764 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या 1757 के बाद भी आप देखते हैं तो बंगाल के नवाबों ने उनको बड़े पैमाने पर उपहार के रूप में दिया। वो पैसा भी भारत से ब्रिटेन की ओर हस्तांतरण हो रहा। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका पेमेंट भी भारत के राजस्व से दिया जा रहा, उसका भी भारत से ड्रेन हो रहा। इसके अलावा अब जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक सत्ता बन गई, तो राजनीतिक सत्ता बनने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके अब प्रयास करती है कि भारत के देसी राजाओं को पराजित किया जाए ताकि उनके राजस्व में वृद्धि हो, और ये राजस्व में जो वृद्धि होगी उसका फिर वो विनियोग करेंगे, और इस तरह से एक युद्धों की श्रृंखला शुरू होती है और वो भारत के एक एक करके देसी राजाओं को पराजित करते हैं। और इसका जो व्यय है, इसका जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर भी भारतीय राजस्व से हुआ, और इसीलिए यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ, राइट, जिसको दादा भाई नौरोजी और अन्य जो हमारे इतिहासकार हैं, अन्य नेता हैं, वो बात कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू होता है, एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जिससे भारतीय धन का लगातार ब्रिटेन की ओर ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो ट्रांसफर हो रहा, इसका प्रतिफल क्या होता है कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और अविकास की समस्या भारत में क्रिएट होती है। मानव निर्मित अकाल उत्पन्न होता है, क्योंकि इसकी अकाल की भी फ्रीक्वेंसी इसके बाद बढ़ जाती है और बंगाल में तो तुरंत दिखाई देती है, राइट। तो यहाँ पर जो ड्रेन हो रहा, इस ड्रेन का मुख्य जो मार्ग है व्यापार पर एकाधिकार करना, ठीक है, इसलिए इसको व्यापारिक एकाधिकार कहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण 4-5 चीज़ों की चर्चा जो हमने की उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझने का कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा। यहाँ पर आकर के जो 1813 से 1860 का जो पीरियड है, यहाँ पर वे अपने नीतियों में बदलाव लाते हैं, और ये नीतियों में बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था एवं समाज में परिवर्तन से ज़्यादा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एवं समाज के परिवर्तन से प्रभावित था। क्योंकि यहाँ आते आते ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई, और जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई तो अब वे भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि भारतीय जो बाजार है, इस बाजार को ब्रिटेन के जो आधुनिक उद्योगों में निर्मित वस्तु है, उन निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किया जाए, और भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में विकसित किया जाए। और इसलिए उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया, जिसे एक तरह से एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये एक तरफा मुक्त व्यापार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भारत से निर्मित माल का ब्रिटेन की ओर निर्यात किया जा रहा था तो उसको हतोत्साहित किया गया और उस पर काफ़ी उच्च दर से टैक्स लगाया गया। लेकिन ब्रिटेन के विनिर्मित माल जब भारत की ओर आ रहे हैं तो उस पर या तो
न्यूनतम टैक्स या किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया। तो कुल मिला के यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज का एक कृषि उपनिवेश के रूप में उन्होंने रूपांतरण का प्रयास किया और इससे भी भारत से ड्रेन हो रहा है। ये कैसे भारत से ड्रेन हो रहा, अगर आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो मुक्त व्यापार का चरण है जिसके अंतर्गत 1813 से 1816 के बीच उन्होंने एक तरफ क्या किया कि भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को रूपांतरित किया, दूसरी तरफ जब ये संबंध रूपांतरित हुए तो इससे ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रक्रिया और तीव्र हो गई। कैसे तीव्र हो गई कि इसके लिए दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि इस समय में उन्होंने एक अवांछित व्यापार की शुरुआत की। राइट, इसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं अनवांटेड ट्रेड। राइट, ये अनवांटेड ट्रेड क्या था? क्योंकि भारत विनिर्मित मालों का उत्पादक था, तो भारत को ब्रिटेन के औद्योगिक के वस्तुओं की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो पूरे यूरोप को अपने विनिर्मित माल का निर्यात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता का उपयोग कर हमारे जो विनिर्मित माल थे इसके निर्यात को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता का उपयोग कर ब्रिटेन के उद्योगों में जो निर्मित वस्तु है उसको भारत के बाजार में लाने का प्रयास किया और हम विवश हुए कि हम उनकी वस्तुओं को क्रय करें। तो इस समय जो व्यापार का जो कंपोनेंट है उसमें एक तो ब्रिटेन के निर्मित माल, राइट, तो इसका भारत में आयात हो रहा, ध्यान ये रखना है कि इसका क्या हो रहा, भारत में आयात। और दूसरा भारत के कच्चे माल, भारत के कच्चे माल ये विशेषकर कृषि उत्पाद है। राइट, तो ये जो कृषि उत्पाद है इसका ब्रिटेन की ओर निर्यात हो रहा। राइट, ब्रिटेन की ओर निर्यात। राइट, दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी विश्व का विनिर्माण का एक हब के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। राइट, दूसरा कि इससे ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे होगा कि अगर भारत के लोग उसके वस्तुओं का क्रय कर रहे हैं, राइट, यहां हम क्रय कर रहे हैं, तो इस क्रय के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। राइट, और ये भारतीय धन का सप्रेशन हो रहा, भारतीय धन का निष्कासन हो रहा, भारतीय धन का निकास हो रहा, भारतीय धन का ड्रेन हो रहा। और दूसरा वे इस वस्तु का अगर निर्यात कर रहे हैं ब्रिटेन में तो इसका क्रय भारतीय राजस्व से हो रहा, क्रय भारतीय राजस्व से। राइट, तो चूंकि ये भारतीय राजस्व से इसका क्रय हो रहा तो एक तरफ हम उनके विनिर्मित माल का क्रय कर रहे हैं तो उसके बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं सोना चांदी के माध्यम से, और दूसरी तरफ जब उनकी हमारी वस्तुओं को निर्यात किया जा रहा है तो इस निर्यात के लिए भारतीय राजस्व से जो उनको आय प्राप्त होती थी उसी आय का वो विनियोग करते हैं और फिर उस आय का हिस्सा भी भारत से ब्रिटेन की ओर निर्यात हो रहा। इसके अलावा चूंकि अब उनका साम्राज्य बड़ा हो गया तो भारत के अधिकांश से भू राजस्व आय पर उनका नियंत्रण भी हो गया। तीसरा कि साम्राज्य के विस्तार की जो प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत उन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो युद्ध लड़ा उस युद्ध का खर्च भी भारतीय राजस्व से ही वो निकाल रहे हैं। भारत में प्रतिरक्षा जो व्यय है वो लगातार बढ़ रही है, उसका व्यय भी भारतीय राजस्व से हो रहा।
भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन, उनके पेंशन की जितनी भी राशि है वो भारत से ब्रिटेन की ओर जा रही है, और इसलिए भारत से ब्रिटेन की ओर धन का बहिर्गमन हो रहा। राइट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ। और चूंकि यहाँ पर भी व्यापार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दादा भाई नौरोजी ने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, और इसीलिए इसको कहा जाता है अनवांटेड ट्रेड, जिसकी जरूरत भारत को नहीं थी। तीसरा, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है, तो ये वित्तीय पूंजीवाद का जो चरण है, इस चरण के अंतर्गत किस तरह से भारत एवं ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते में बदलाव हो रहा, और किस तरह से भारत जो है कि अर्थव्यवस्था एवं समाज का दोहन ब्रिटेन के हित में किया जा रहा, और किस तरह से भारत से धन का निकास ब्रिटेन की ओर हो रहा। तो देखिए, इस समय उन्होंने अपनी जो रणनीति थी उस रणनीति में परिवर्तन किया, क्योंकि विश्व में कई जगहों पर औद्योगिक क्रांति हुई, और इसलिए ब्रिटेन को यह डर था कि अगर दूसरे देश के जो औद्योगिक पूंजीवादी देश भारत में इन्वेस्टमेंट करने लगे तो हमें एक प्रतिस्पर्धा होगी। इसके अलावा इस समय तक ये ब्रिटेन एक बहुत बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था, और वह चाहता था अपनी पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करना। इसके पहले भारत में वो उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात कर रहा था। अब ब्रिटेन की स्ट्रेटजी थी कि भारत में पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करें, और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर डेवलप किया कि ब्रिटेन की पूंजी का भारत में निवेश। राइट, अब देखिए स्ट्रेटजी कैसे चेंज हो रही है कि वो अपनी पूंजी का भारत में निवेश कर रहे हैं, और इस निवेश से किस प्रकार से भारत से ड्रेन होगा। जैसे आजकल भी आप लोग सुन रहे होंगे या सुनते हैं कि आप लाइए अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और इससे भारत का विकास होगा। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिटिश सरकार के समय की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है भारत में, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज का दोहन होता है। कैसे होता है? तो इन्होंने निवेश की बात तो की, लेकिन इन्होंने निवेश पर गारंटी की बात की, निवेश पर लाभ की गारंटी। ये बहुत मतलब खतरनाक पहलू है जिसको आप समझे तो, क्योंकि यहाँ से वो रेलवे का विकास करते हैं और रेलवे में 5% लाभ की गारंटी। राइट, रेलवे में 5% लाभ की गारंटी। तो जब वे 5% लाभ की गारंटी देते हैं तो इसका असर क्या पड़ता है कि जो प्रोजेक्ट का जो व्यय है वो व्यय बढ़ जाएगा। और ख़ास करके ये देखने को मिला कि 1860 से 1880 तक तो अधिकांश जो भारत में रेलवे में इन्वेस्टमेंट हुआ वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया ब्रिटेन का, और उसमें वो घाटे में ही रहे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उनकी घाटे की भरपाई भारतीय राजस्व से किया और फिर उनको 5% लाभ की गारंटी दी। तो ये गारंटी युक्त जो निवेश हो रहा भारत में कि आपको लाभ हम देंगे ही देंगे, ये भारत का विकास नहीं कर रहा, बल्कि इससे भारतीय धन का निकास हो रहा। दूसरा कि उन्होंने रेलवे का विकास तो शुरू किया, लेकिन रेल की पटरी, रेल का डिब्बा सब हम वहाँ से आयात कर रहे हैं, इंजन। तो उससे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें औद्योगिक विकास नहीं हो रहा, बल्कि भारत से निरंतर धन का ही निकास हो रहा। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसका दादा भाई नौरोजी और अधिकांश जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता हैं, इतिहासकार हैं, उन लोगों ने विरोध भी किया, क्योंकि धन के निकास का एक बहुत बड़ा मार्ग के रूप में ये क्रिएट करता है। दादा भाई नौरोजी का कहना था कि अगर आपको भारत में औद्योगिकरण करना है तो सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाए, यानी सरकारी पूंजी का निवेश किया जाए
और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज का विकास किया जाए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है, ड्रेन का जो एस्पेक्ट है, गृह शुल्क, राइट। देखिए ये गृह शुल्क क्या था कि भारत राज्य सचिव के एक पद का निर्माण किया गया था और उस भारत राज्य सचिव के एक इंडिया काउंसिल का निर्माण किया गया था ब्रिटेन में। तो वहां पर जो एक्सपेंडिचर होता था या उसके नाम पर जो एक्सपेंडिचर होता था उसका व्यय भारतीय राजस्व से किया जाता था। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रेन का मार्ग यहाँ क्रिएट होता है, क्योंकि अगर आप ब्रिटेन में कोई वस्तु खरीद रहे हैं या ब्रिटेन में जो आपकी ऑफिस से उसका पेमेंट कर रहे हैं तो भारतीय राजस्व से क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो ब्रिटेन में प्रशासन को देख रहे हैं। तो उसके नाम पर बड़े पैमाने पर भारतीय धन का निकास हुआ और ये गृह शुल्क भी एक बहुत बड़ा ड्रेन का कंपोनेंट इस पीरियड में बनता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके सार्वजनिक ऋण है ना, इसने जो पब्लिक डेब्ट लिया था सार्वजनिक ऋण, इस सार्वजनिक ऋण को भारतीय राजस्व पर डाला गया, राइट। यानी कि जब 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से जब इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश सरकार को सौंप दी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी ऋण लिया था, पब्लिक डेब्ट लिया था, उस पब्लिक डेब्ट का व्यय भी भारतीय राजस्व से किया गया, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा उस पर बर्डन है। तीसरा, जो ब्रिटेन का जो साम्राज्यिक युद्ध है, अब देखिए वार ब्रिटेन भारत में कर रही थी, उसका खर्च तो भारतीय राजस्व से हो ही रहा है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और कई जगहों पर ब्रिटेन जो है भारत के बाहर भी खर्च कर रही है या युद्ध कर रही है, उस युद्ध का खर्च जो है भारतीय राजस्व से किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रेन का मार्ग इस पीरियड में क्रिएट होता है। और इसके साथ साथ इस पीरियड में आकर के भारत का जो प्रतिरक्षा व्यय है, ये प्रतिरक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रतिरक्षा व्यय को भी भारतीय राजस्व पर डाला गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उनके वेतन, उनकी पेंशन, उनके भत्ते, और वो बहुत हाई पेमेंट उनको मिल रहा था। तो सारी राशियां भारत से निरंतर ब्रिटेन की ओर हस्तांतरित हो रही थी और इस कारण से भारत से ड्रेन हो रहा था। तो इन समग्र चीज़ों की अगर हम चर्चा को देखें तो दादा भाई नौरोजी और अधिकांश भारतीय जो इतिहासकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि निरंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार के काल तक भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर निष्कासन हो रहा। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ इसकी सीमाएं क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसको भी देखने का प्रयास करना होगा। क्योंकि जब मेंस की तैयारी करते हैं तो हमें कोई भी कॉन्सेप्ट जो है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करने आता है। तो आलोचनात्मक जो मूल्यांकन करने आता है उसके अंतर्गत आपको उसकी सीमाओं को उद्घाटित करना होगा। और जो सीमाएं हैं इसके, इन सीमाओं के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सीमाओं के अंतर्गत एक इतिहासकार हैं थियोडोर मॉरिसन। इन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया है और रिजेक्ट करते हुए इन्होंने कुछ बातें कही है। इन्होंने पहला चीज़ क्या कहा है कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी जो विशुद्ध पूंजी का ड्रेन कह रहे हैं, राइट, कि भारत से विशुद्ध पूंजी का निकास, तो भारत से जो धन का निकास हुआ उसको विशुद्ध पूंजी नहीं कहा जा सकता है। इसको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो धन होता है वो पूंजी नहीं होता। जब धन का लाभ के दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वह पूंजी के रूप में रूपांतरित होता है। तो चूंकि भारतीय समाज का आधुनिकीकरण नहीं हुआ था उस समय,
तो कैसे हम कहेंगे कि भारत से ब्रिटेन की ओर विशुद्ध पूंजी का हस्तांतरण हो रहा, राइट। तो एक तो इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। दूसरा दूसरा थियोडोर मॉरिसन कह रहा कि गृह शुल्क तो एक तरह का नजराना था, कि ये गृह शुल्क क्या है कि नजराना है कि अगर किसी भी समाज में अगर आप पे एक आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर तो आपको करना ही होगा, और एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो फिर उसको ड्रेन कैसे कहेंगे। अगर भारत में खुद ही शासन व्यवस्था होती तो एक्सपेंडिचर तो करती ही, तो इसको ड्रेन कहना उपयुक्त नहीं है। ये थियोडोर मॉरिसन का कॉन्सेप्ट है। और तीसरा वो कह रहा कि अवांछित निर्यात, जिसको दादा भाई नौरोजी ने मुक्त व्यापार के अंतर्गत मुद्दा उठाया था कि इस अवांछित निर्यात के चलते भारत से ड्रेन हो रहा धन का, तो थियोडोर मॉरिसन कह रहा कि अवांछित निर्यात का तो सवाल ही नहीं है। क्यों सवाल नहीं है? क्योंकि दुनिया में सभी जगह ऐसा हुआ कि जो यहाँ पर एग्रीकल्चर था और जहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो एक एग्रीकल्चर एरिया औद्योगिक एरिया से इकोनॉमिक संबंध स्थापित करके अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकता है। और चौथा, थियोडोर मॉरिसन ये भी कह रहा कि भारत में जो ब्रिटिश निवेश हुआ, ये निवेश जो है उत्पादक उद्देश्य के लिए था, और यह विश्व व्यापार के अंतर्गत, विश्व बाजार के अंतर्गत जो सबसे सस्ते जो रेट पर भारत में निवेश हुआ, और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज में विकास हुआ। यानी भारत का औद्योगिकरण हुआ, भारत का विकास हुआ। भारत से ड्रेन नहीं हुआ है, भारत में अविकास नहीं हुआ है। भारत में अगर गरीबी है तो उस गरीबी का कारण भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में है। इसे ब्रिटिश सरकार पर आरोपित नहीं किया जा सकता। और इस तरह से थियोडोर मॉरिसन जो है इस कॉन्सेप्ट को एक तरह से खारिज करता है। लेकिन अगर आप निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखिए कि थियोडोर मॉरिसन जो है ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है, राइट। ये जो कह रहे हैं ये इतिहास के फैक्ट्स पर आधारित नहीं है, राइट। इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात और भी है कि आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात पर सवाल उठाया है कि दादा भाई नौरोजी जो अपनी कॉन्सेप्ट में ये कह रहे हैं कि विशुद्ध पूंजी का निकास हुआ, तो इसको भी प्रूफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय एक तरह से भारत पूर्व पूंजीवादी देश था, जहां लोगों के पास पैसा था तो जरूरी नहीं था कि उस धन का वो निवेश करते ही। इसलिए अंततः निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, यानी धन का निकास, एक सच्चाई है, राइट। ये पूरी तरह से सच्चाई है। और इस धन के निकास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में गरीबी, निरंतर गरीबी पाई गई और अविकास की प्रक्रिया भी शुरू हुई, और भारत आर्थिक सामाजिक समस्याओं का भी सामना किया। लेकिन इस निकास को पूरी तरह विशुद्ध पूंजी के रूप में प्रमाणित करना कठिन है, राइट। और इस तरह से आप अपने इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत दोनों ही चीज़, पीटी और मेंस, दोनों चीज़ को आप देख सकते हैं, और इस तरह से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। थैंक यू।